नहीं, पूरा पूरा जुडिशरी हम लिखवा देते हैं। भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं से युक्त भारत के लिए संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत को लेकर इस संविधान का निर्माण किया। उस संविधान का स्वरूप संघीय है। संघीय संविधान का मुख्य लक्षण केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन और दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन चाहे कितना भी व्यापक और विस्तृत रूप से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन चाहे कितना भी विस्तृत और व्यापक रूप से क्यों न किया गया हो, लेकिन कभी कभी शक्तियों के विभाजन को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद अवश्य उत्पन्न होंगे। इन विवादों का समाधान करने के लिए संघीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान भी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान के द्वारा इस न्यायपालिकीय संगठन की स्थापना की गई, उसका स्वरूप स्वतंत्र एवं एकीकृत है। स्वतंत्र एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय और राज्य स्तर पर उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। अतः आर्टिकल 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसकी स्थापना भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी हो सकती है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 33+1 कर दिया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें दूसरी हेडिंग पड़ेगी कॉलेजियम व्यवस्था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन कॉलेजियम सिस्टम एंड NJAC। न्यायिक नियुक्ति आयोग विवाद न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में कार्यपालिका के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को लेकर उच्चतम न्यायालय ने इनरी मामला 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत पर किया जाए। दूसरा, सेकंड पॉइंट, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को भी स्पष्ट किया और यह विचार दिया कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति के लिए परामर्श तभी होगा जब मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कोलेजियम, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति को परामर्श दे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और हटाने के संबंध में सिफारिश करने के लिए 99 अमेंडमेंट 2015 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन, इसको ये भी कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। इस आयोग का गठन अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर होगा। आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्यों में 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 सदस्य प्रसिद्ध व्यक्ति तथा 1 सदस्य भारत सरकार का विधि एवं कानून मंत्री शामिल होगा। इस संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचा के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिकता के निम्न कारण थे। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण करता है। विधि एवं कानून मंत्री जो मंत्रिपरिषद रूपी कार्यपालिका का सदस्य है, उसको आयोग में शामिल करने से आर्टिकल 50 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में परिभाषित कर चुका है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, आयोग में इन 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल किया गया है, उसके क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया कि उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। पैराग्राफ चेंज कर दो। अतः वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था लागू है, लेकिन समय समय पर इस व्यवस्था पर संदेह व्यक्त किया जाता है। अभी 2024 में कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर उच्चतम न्यायालय में प्रश्न खड़ा किया गया, जो संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। समझ में आया? ठीक। आर्टिकल 124 रिमूवल ऑफ जजेज, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। अब सुन लीजिए, इस प्रोसेस को रट लीजिएगा, रिमूवल को, क्योंकि इस रटने का मतलब ये है कि वो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं फिर बताऊंगा नहीं। और अब आएगा CAG, UPSC के मेंबर और चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, वहां पर मैं सिर्फ इतना ही डिक्टेट करूंगा कि इनको उसी ढंग से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट में के न्यायाधीशों को हटाने में यही प्रक्रिया, इसलिए ये पूरी प्रोसेस को समझे रहिएगा। ठीक है ना? देखिए, कदाचार और असमर्थता के आधार पर लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके
संबोधित करके सदन के अध्यक्ष को प्रस्ताव करेंगे, सदन के अध्यक्ष को प्रस्ताव करेंगे। तत्पश्चात 3 सदस्यीय अन्वेषण समिति का, 3 सदस्यीय अन्वेषण समिति इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। यह समिति न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और समिति की रिपोर्ट पर या सिफारिश पर न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, समिति की सिफारिश पर न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया सदन में शुरू होगी। संसद का प्रत्येक सदन कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 मेजोरिटी से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, उसके पद से हटा देगा। यह प्रक्रिया महाभियोग जैसी है लेकिन महाभियोग नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ जजेज लाइक देन इम्पीचमेंट प्रोसेस बट देयर इज नो इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्लियर? यानी उसके तरीके से है लेकिन वह नहीं है। 2/3 मेजोरिटी इसलिए है, 1 मिनट, इसलिए जरूरी है कि 2/3 मेजोरिटी उस जगह पर यूज किया जाता है इसका इंपैक्ट या किसी भी चीज का इंपैक्ट सेंटर और स्टेट दोनों पर पड़े। समझ में आ गई बात? यानी मीन्स कि ये इसलिए अडॉप्ट किया गया, कहीं पर गवर्नमेंट अपने लिए या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को लेकर ऐसा काम तो नहीं कर रही है। और 2/3 मेजोरिटी का मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टी कितना भी मेजोरिटी गेन कर ले वह अपना डिक्टेटरशिप अप्रोच नहीं अडॉप्ट करती है। प्रपोजल देंगे, ठीक है, मान लो यहां तक हो गया, तुम्हारा यहां तक सही है। अब इसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। मान लो कि इसी बेस पर राष्ट्रपति जुडिशरी जजेज को हटा दे। क्लियर? तो अब जज जो जिसको हटाएगा वह जस्टिस को लेकर कोर्ट में या कहीं पर अपील करेगा कि नहीं कि हमको गलत ढंग से हटाया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके हटाने के जो ब्लेम लगा के पार्लियामेंट उसको ब्लेम लगा के हटा रही है, वो ब्लेम ही गलत हो जाए तो पार्लियामेंट की पोजीशन गिरेगी कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है उसमें टू जजेज होंगे और एक एक्सपीरियंस लॉयर होता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इस कमेटी के रिकमेंडेशन ही का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमेटी के इंपॉर्टेंट रोल के आधार पर ही उसके हटाने के प्रोसेस, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के फेज में रखें तो 100 मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, 50 मेंबर ऑफ द अपर हाउस के रिकमेंडेशन पर, यहां पर तो सिर्फ ब्लेम लग रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। अब वह आरोप सही है या गलत, उस आरोप का इन्वेस्टिगेशन 3 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कर रही है। अब उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के रिपोर्ट पर जो ब्लेम लगा है वो ट्रू है या फॉल्स है, और रिपोर्ट जो कमेटी दे रही है उसके आधार पर रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस स्टार्टिंग हो रही है ना। तो उस बेस पर अब पार्लियामेंट के ऊपर ब्लेम नहीं। दूसरी बात कि जब 2 जजेस प्लस 1 लॉयर को शामिल किया गया तो एक्सपर्टीज, ये लोग अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं लोग। अब जब अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं तो उनके ऊपर लगाए गए ब्लेम का सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे। यहां पर एक चीज बताता हूं, 1993 की बात है, रामास्वामी एक जज थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लग गया। ठीक, करप्शन के चार्ज लगने के बाद अब सुन लेना, उस समय 1993 में कि 1 महीने का टेलीफोन का बिल 1.25 लाख रुपए,
उनके घर में जो फर्नीचर थे वो 15 लाख रुपए के थे। उनके पास कितनी संपत्ति थी इसका कोई अनुमान नहीं था। और जैसे ही रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस शुरू हुआ, उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार नहीं चाहती थी कि रिमूवल ऑफ जजेस शुरू किया जाए, लेकिन अपोजिशन इस मुद्दे पर इतना कड़ा रुख अपना लिया कि अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा और सरकार का डायरेक्शन आ गया रामास्वामी पर कि आप रिजाइन करिए, नहीं तो रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। तो यहां पर दोनों की प्रेस्टिजियस इशू है, जुडिशरी की भी प्रेस्टिजियस इशू है और पार्लियामेंट की भी प्रेस्टिजियस इशू है। अगर मान लो कि जुडिशरी के मेंबर के ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम लगता है, तो जुडिशरी के पोजीशन पर एक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा कि नहीं। और अगर पार्लियामेंट किसी विदाउट ब्लैक स्पॉट किसी जुडिशियल मेंबर को हटा देती है तो यहां पर भी ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। और दोनों कंडीशन में लॉस किसका होगा, इंडियन डेमोक्रेसी। लॉस दोनों कंडीशन में किसका होगा, इंडियन डेमोक्रेसी। और इंडियन डेमोक्रेसी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर रखे गए हैं वो बहुत एग्जामिन करके रखे गए हैं, जिसके कारण दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन और फेयर कंसेप्ट बना रहे। ये पोजीशन थी और इस पोजीशन को लेकर ये पोजीशन स्थापित कर दिया जाए। क्लियर हो गया। यहां पर तो क्यों नहीं ये भूल है कि भारत का संविधान किसने बनाया, जनता ने बनाया। और जनता और किसी भी सदस्य का अपॉइंटमेंट में ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनडायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसका सजेशन तो काउंसिल की एडवाइस पर होता है, और काउंसिल के जो मेंबर है वे जनता के मेंबर, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि जनता उन्हें अपॉइंट कर रही है। तो सेपरेशन, तो अगर जनता अपॉइंट कर रही है तो जनता ही तो उन्हें हटाएगी। वर्क में इंट्रीगेशन नहीं होगा। वर्क में यानी मींस कि कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर जुडिशियल वर्क नहीं करेगा, कोई जुडिशरी का मेंबर एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं करेगा। यहां पर सेपरेशन का मतलब ये है, समझ में आ गई। तो ये पोजीशन थी, ठीक। हेडिंग डाल दीजिए कि पावर एंड वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी जुडिक्शन एरिया, आर्टिकल 131, ब्रॉड जुडिशरी, आर्टिकल 129, तीसरा अपील जुडिशरी 132, और सिविल अपील आर्टिकल 133, 5 क्रिमिनल अपील आर्टिकल 134, सिविल अपील आर्टिकल 136, 7 एक्सप्लेनेशन या एग्जामिन ऑफ आर्टिकल 137, और 8 है एडवाइजरी जुडिशरी आर्टिकल 140, यानी परामर्शदायी। ये है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यह है अभिलेख न्यायालय, यह है अपीलीय न्यायालय, यह है सिविल अपील, आपराधिक अपील, विशेष अपील, संविधान, वचन क्षेत्राधिकार और परामर्शदायी शक्ति। संविधान निर्वचन क्षेत्राधिकार, एग्जामिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की व्याख्या। संविधान को लेकर अगर कहीं पर डिस्प्यूट खड़ा होता है तो इस संबंध में जो लास्ट डिसीजन होगा वह सुप्रीम कोर्ट का होगा। इसलिए ये एडवाइजरी जुडिशरी हो गया। अब थोड़ा सा आइए, फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी जुडिक्शन एरिया, आर्टिकल 131। प्राइमरी जुडिक्शन एरिया का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ
सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट एंड स्टेट पावर डिवीजन। क्लियर? मीन्स सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट को लेकर पावर डिवीजन के बीच कोई डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट का सलूशन सुप्रीम कोर्ट किस पावर के अंतर्गत करेगी, है कि नहीं? अब ये चीज क्या है कि यहां पर ये पूरा ले लो तो क्या बन रहा है, का मतलब है फेडरल एंड प्राइमरी जुडिक्शन एरिया हैज बीन डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट, अगर कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, तो आपको प्राइमरी जुडिक्शन एरिया को ही डिफाइन करना पड़ेगा। अब दूसरी सिचुएशन, अब है रिकॉर्ड जुडिशरी। रिकॉर्ड जुडिशरी इज इक्वल टू, अगर रिकॉर्ड जुडिशरी को देखें तो रिकॉर्ड जुडिशरी का मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी मींस दो तरीके का कंटेम्प्ट है, एक सिविल कंटेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो सिविल कंटेम्प्ट का मतलब हो गया कि जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करना, जुडिशरी के डॉक्यूमेंट को इग्नोर करना, ठीक। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाता है कि जुडिशरी के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, जुडिशरी के ऊपर, जिसे कि जुडिशरी, इसलिए इस रिकॉर्ड जुडिशरी को लेकर न्यायपालिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकती, ठीक। यानी मींस एक तरीके से आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी है। यानी मींस एक बार की बात है, कपिल सिब्बल बहुत जाने माने वकील थे, ठीक। तो बोले स्पीच दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कलैया थे कि कौन थे, कोई थे, उन्होंने कहा कि जो आप आर्गुमेंट लगा रहे हैं वो उसको एफिडेविट पर दीजिए ना। एफिडेविट का मतलब रिटन, और वह आर्गुमेंट जो अगर एफिडेविट पर दे रहे हैं तो वह ट्रुथ होगा। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज मांगा कि एफिडेविट के साथ नो सारे असर बोलना शुरू हो, क्योंकि अब उनके ऊपर कंटेम्प्ट आ जाता, समझ रहे हैं? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि न्यायपालिका को आप गुमराह नहीं, ठीक, अवमानना, तो ये एक चीज। तो रिकॉर्ड जुडिशरी का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और एक बार की बात है, शायद मैं क्लास में बताया भी हूं कि एक बार जा रहे थे कमरे से क्लास लेने, नहीं साउथ दिल्ली एनिमिस की धौला कुआं, तो ठीक है, धौला कुआं नॉर्थ से साउथ दिल्ली। उस दिन क्या हुआ कि तुम लोग को बता रहे हैं कि ट्रैक है रेलवे का, ठीक, यहां पर रेड लाइट, इधर से मैं जा रहा था, यहां पर रेड लाइट लगी है, रेड लाइट खड़ी हो गई, रेड हो गई तो रुक गई, भी रुक गए। जैसे नहीं होता है कि गाड़ी रुक जाए तो अगल बगल देखने लगे आदमी, है? तो अब 30-35 सेकंड की बात थी तो रुक गई, हम भी इधर उधर बाइक पर थे, इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही इस तरह से, तो लेफ्ट साइड में देखें, यहां पर बैनर लगा है सुप्रीम कोर्ट एज ए रिकॉर्ड जुडिशरी। तुरंत दिमाग में आ गया ये है आर्टिकल 120 ये चीज हो गई। तब जैसे ही इसको देखा तो पूरा कंसेप्ट आने लगा कि रिकॉर्ड जुडिशरी का मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये चीज हो, इसीलिए मैं कहता कि अगर कोई चीज कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को लेकर कहीं पर कुछ चीजें आप देख रहे हैं जो पढ़े हैं, क्या है, तो उस स्थिति में या उस सिचुएशन में ये स्थिति आपको डिफाइन हो। तो ये सब स्थितियां, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ेंगे, अगर कहीं पर पढ़ोगे ये चीज मिलेगी आपको, कहीं पर अगर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको वह स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, ये स्थिति, समझ रहे हो कि नहीं? तो इन स्थितियों को लेकर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रटिए मत, रट के कुछ वाला नहीं है। आपने रटा कि रिकॉर्ड जुडिशरी है और रिकॉर्ड जुडिशरी के होने के नाते आपकी, तो इन सभी स्थितियों लेकर या इन सभी स्थितियों के आधार पर
ये कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड जुडिशरी। और दूसरी बात, रिकॉर्ड जुडिशरी में एक चीज और भी होती है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉर्ड जुडिशरी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितने डिसीजन दिए गए हैं और रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और उसके पीछे एक लॉजिक रखी जाती है। लॉजिक इस सेंस में रखी जाती है कि मान लो 2010 में कोई केस आया, कोई मामला आया सुप्रीम और ए वर्सेज बी है, ठीक, और इसी को रिलेट करके कोई मामला 2025 में आता है और वहां पर आर वर्सेज पी है, ठीक। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट यह देखने का प्रयास करती है अगर मामला इक्वल है तो पहले की कोर्ट ने कौन सा व्यू एडॉप्ट किया है। पहले की कोर्ट अगर मान लो यहां पर ए को छोड़ दिया, यहां पर पी को छोड़ दिया, तो जस्टिस किसके साथ हुआ, क्वेश्चन तो खड़ा हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका हमेशा अपने डिसीजन को देखती भी है और उस डिसीजन को देखने के कारण उसके डिसीजन को एज ए रिकॉर्ड के रूप में क्या किया जाता है, रखे भी जाते हैं। इसके कारण ये न्यायपालिका या जुडिशरी ये जान सके कि अगर मामला पहले है इस तरह से आ चुका है तो उस समय के न्यायाधीशों ने कौन सा व्यू एडॉप्ट किया, ठीक, ये कंडीशन हो। तो दो चीज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और उसके डिसीजन को एज ए रिकॉर्ड के रूप में क्या किया जाएगा, रखा भी जाएगा, सेव भी किया जाएगा। क्या पॉइंट है, अपील जुडिशरी, यहां पर तीन चीजें, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील और स्पेशल अपील, ठीक। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस जुडिकेशन, बस इतना ही पढ़ो, हिंदी कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मामला आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसी मामले को 226 के तहत हाई कोर्ट में नहीं। क्लियर, यानी एक ही, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया तो अब मामले को तुरंत हाई कोर्ट में नहीं ला सकते हैं ना, रेस जुडिकेटा। चलो ठीक है, अभी आएगा तो बात करते। तो सिविल अपील आर्टिकल 132, 33, 34 एंड 36, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट एज ए अपील जुडिशरी, यानी मींस इसका मतलब है कि सुप्रीम पोजीशन, टॉप पोजीशन ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, मींस सुप्रीम कोर्ट क्या है, टॉप पोजीशन। क्लियर, यानी मींस कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जुडिशियल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उस जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन टॉप पर है। इसलिए अंडर जितने भी कोर्ट है, कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती, वो दूसरी चीज है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जितने भी कोर्ट हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सभी कोर्ट के डिसीजनों के अगेंस्ट में जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल अपील जुडिशरी में आ जाता है। अब यह अपील जुडिशरी तीन प्रकार का है, एक सिविल अपील है, एक क्रिमिनल अपील है और एक स्पेशल अपील, ठीक। सिविल अपील एक पॉइंट आ गया कि नीड्स ऑफ एग्जामिन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एग्जामिन, मींस कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जामिन करने की नीड्स हो, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक। और दूसरा है अगर हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज कर दे, आप इस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते, तब भी आप हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते। और एक है उसका वर्ड्स नहीं है, 228 आर्टिकल 228 का है कि अगर कंसेप्ट में बता रहा हूं, वर्ड्स हमको स्लिप कर रहा है कि अगर कोई मामला लोअर कोर्ट में पेंडिंग में है तो अंतरिम वो हस्तांतरित, उसका एक वर्ड्स है यार, वर्ड्स स्लिप कर रहा है दिमाग से, समझ रहे हो, चलो दिमाग में आता है। यानी आर्टिकल 28 मामला क्या है कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में पेंडिंग में है, ठीक, अगर मामला कोई पेंडिंग में है और उस पेंडिंग
के मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगा के डिसीजन दिया हो, ठीक, तो उस डिसीजन के, हाई कोर्ट के उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते, ठीक। तो तीन कंडीशन यहां पर है। क्रिमिनल अपील में यदि हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस दे दिया हो, तब हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते। दूसरा, यदि हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज कर दे कि आप इस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते। क्लियर? ये 5 कंडीशन है। इस 5 कंडीशन में अगर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो उस मामले को या उस इशूज को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक। यानी मींस कि ये पांचों के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी अगर अपील होगी उसको एक्सेप्ट करना है, कंपलसरी है कि वो एक्सेप्ट करेगी। लेकिन कोई इशूज ऐसा हो तो इस को रिलेट नहीं कर रहा है और आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं, ये भी होगा। ये 5 केस में सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को एक्सेप्ट करेगी, कंफर्म है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें ये पांचों ग्राउंड ना हो, पांचों ग्राउंड नहीं हो, यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जामिन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज कर दे कि आप इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। और तीसरा है आर्टिकल 228, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को अपने पास मंगा कर, हाई कोर्ट किसी मामले को जो लोअर कोर्ट में चल रहा है उस मामले को अपने पास मंगा लेती है और उसके बाद डिसीजन देती है। तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यहां पर कि डेथ सेंटेंस आ जाए, और दूसरा है कि रिकॉग्नाइज ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज कर देंगे कि आप मेरे डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये 5 कंडीशन है जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और इस अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को एक्सेप्ट भी कर लेगी। बट इन 5 ग्राउंड को छोड़ दिया जाए, 5 ग्राउंड को अगर हम छोड़ देते हैं और फिर भी आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप जाएंगे स्पेशल अपील। अब स्पेशल अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के व्यू पर डिपेंड करता है कि वह आपकी अपील को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। लेकिन इसमें रिजेक्ट नहीं होगा, इसमें रिजेक्शन नहीं होगा, इसमें उसका एक्सेप्टेशन होगा। यहां पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कंडीशन पड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट के व्यू पर डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपकी अपील को एक्सेप्ट करता है या आपकी अपील को रिजेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद है 137 है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एग्जामिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई अगर डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उस डिस्प्यूट को लेकर या उस डिस्प्यूट की स्थिति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू होगा वही लास्ट व्यू माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए रोल ऑफ गार्जियन, ठीक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो पोजीशन है। और दूसरी बात 143 में एडवाइजरी, यानी मींस की एडवाइज ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज ले सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की एडवाइज लेने का मतलब राष्ट्रपति, यहां पर राष्ट्रपति द्वारा जो एडवाइज लिया जाएगा वो सरकार ले रही, क्योंकि राष्ट्रपति वही काम करेगा जो काउंसिल एडवाइज करेगी। लेकिन डायरेक्ट काउंसिल इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये उसके पावर है। अब थोड़ा सा एक जो कंसेप्ट है वह है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, ठीक। फंडामेंट देखो, पहली बात इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेना तो अपने आप। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका कार्यों में, ठीक, एनिमीज जुडिशियल फेयर इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क, ठीक। इसको लेकर न्यायपालिका कई बार आलोचनाओं या क्रिटिसिज्म का शिकार हुई। लेजिस्लेटिव सपोर्टर या एग्जीक्यूटिव सपोर्टर न्यायपालिका के ऊपर ब्लेम लगाते कि न्यायपालिका
लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पावर को ऑक्युपाइड करना चाहते, देना चाहते, अर्जित करना चाहते। ठीक, इसलिए न्यायपालिका के जुडिशियल एक्टिविटीज्म के कारण न्यायपालिका के इस पोजीशन को या इस स्थिति को कहा जाता है कि ये डिक्टेटरशिप ऑफ यानी न्यायपालिका की तानाशाही। फिर लेकिन वहीं पर कुछ राजनीतिक विचारकों का मानना है कि न्यायपालिका की जो सक्रियता है वह उस सक्रियता से लोकतंत्र मजबूत होगा और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि इससे लोकतंत्र हमारा डे बाय डे मजबूत होता है। अब न्यायिक सक्रियता को लेकर तमाम मामले आने लगे, यानी न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप, यानी विगत 2 दशकों से, लास्ट 2 डिकेड से न्यायपालिका द्वारा जो इंटरफेयर किया जा रहा है, न्यायपालिका द्वारा जो इंटरफेरेंस किया जा रहा है, उस इंटरफेरेंस की ये डिस्प्यूट चलता रहता है कि न्यायपालिका डिक्टेटर है या न्यायपालिका वास्तव में रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर जुडिशियल एक्टिविटीज्म की पोजीशन को देखते हैं, न्यायपालिका की सक्रियता की को देखा जाता है, तो न्यायिक सक्रियता के कारण कई चीजें आपके सामने आ गई। पहला पॉइंट कि न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में विधायिका के सदस्यों को जिस प्रकार से दोषी ठहराया, उससे भारतीय जनमानस में राजनीतिज्ञों और विधायिका के प्रति सम्मान के भाव में गिरावट आ गई। अब इस गिरावट का रिजल्ट क्या निकलता है कि जनता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति या फिर विधायिका के प्रति जो लगाव है वह लगाव कम हो जाता है और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए या डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर जनरली अगर हम लोगों से बात करें तो भारत की जनता में राजनीतिज्ञों के प्रति कोई बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है। कहते हैं कि मैक्सिमम पॉलिटिशियन आर करप्शन, यानी मैक्सिमम पॉलिटिशियन इज करप्टेड। अब जब सब जान रहे हैं कि सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट होते हैं, तो जनता क्या सोचती है कि चुनाव के दिन अपने और अपने परिवार लेकर फेस्टिवल पर या पार्टी पर निकल जाती है, जिसे पर राजनीतिक भागीदारी या राजनीतिक स्थिति कमी हो जाती है और मतदान का रेशियो गिर जाता है। मैक्सिमम मतदान 60 to 65% हो और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक सिचुएशन तो ये हो गई कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने विधायिका के सम्मान में या संसद के सम्मान में गिरावट ला दी है और इस गिरावट का रिजल्ट क्या निकला कि जनता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति या जनता के मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव का जो भाव है वह कम हो गया, जिससे कि जनता चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर देती है और चुनाव प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापना करने में एक सबसे बड़ा रोल है, वह रोल एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक स्थिति है और इस नकारात्मक का रिजल्ट यही है। क्लियर? तो इन सभी स्थितियों को लेकर, इन सभी स्थितियों के आधार पर कहा कि न्यायिक सक्रियता ने विधायिका के सम्मान और प्रतिष्ठा में गिरावट लाई है, तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका की एक्टिविटीज ने, न्यायपालिका की ने कार्यपालिका के सदस्यों के मन में डर पैदा हो गया, तो इसका इंपैक्ट विकास प्रक्रियाओं पर पड़ा, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य इस बात पर सोचने के लिए विवश हो गए, अगर कोई गलती हुई तो न्यायपालिका छोड़ेगी नहीं, इसलिए वह डेवलपमेंट वर्क ही करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क करने का मतलब कि करप्शन, कमीशन खोरी, और कमीशन खोरी का मतलब कि जो फंड अलॉट होता है, जितना खर्च करना होता है उतना खर्च नहीं होता है, उससे अधिक पैसा यानी 50% कमीशन में चला जाता है, तो वर्क का जो रिजल्ट होगा वह क्वालिटी का नहीं हो। ठीक। तीसरा कि न्यायपालिका की इस स्थिति न्यायपालिका की भूमिका को तानाशाह बना देती। और चौथा है, इसने शक्ति पर महत्व। अब इतने आर्गुमेंट लग जाते हैं न्यायपालिका के इस रोल के कारण, या इस, मैं कहता हूं, मैं अगर निष्पक्ष होकर अगर बात करूं तो आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं आप लोग को डांटूं, आप लोगों को पनिश करूं,
आप कहेंगे सर डिक्टेटर हैं, कहोगे ना कि तो हम डिक्टेटर हैं। लेकिन मेरा सवाल अब दूसरे स्टेप पर आओ, अगर तुम लोग अपने कर्तव्यों का सही रूप में पालन करते तो मैं स्टेप या डांटता क्यों? कल तुम्हारे फादर हमसे अगर आके पूछे कि मैं आपको समझ के अपने बेटे को या अपनी बेटी को आपके पास भेजा है, और उस स्थिति में मैं क्या जवाब दूंगा? कोई है जवाब आपके पास? तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप, न्यायपालिका अनेक अवसरों पर यह कही है कि मेरे हस्तक्षेप करने का मतलब यह नहीं है कि मैं विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अर्जित करना चाहता हूं। मेरे हस्तक्षेप करने का मतलब यह है कि मैं विधायिका और कार्यपालिका के कर्तव्य और दायित्वों का बोध कराना चाहता हूं, उनकी संवैधानिक स्थिति को बोध कराना। आपका यह कार्य है, आप इसे, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, तो आप इसे अपना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं और कहते हैं कि सर ने लड़कों के बीच मेरी बेइज्जती करा दी। अरे इज्जत है ही कहां की बेइज्जती होगी? इज्जत बनाने के लिए तो अभी बैठे हैं। हाँ, तो उसके लिए आप बैठे हैं ना, तब किस सम्मान के लिए प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे हो? कौन सी प्रतिष्ठा है? इसलिए भ्रम में या इस स्थिति में हैं आप लोग कि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, कुछ पूछ दिए तो दूसरे लड़के हंस देंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? क्या इज्जत रहेगी? इज्जत रहेगी तब तो रह जाएगी, इज्जत तो है ही नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से न्यायपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका की तानाशाही नहीं है, बल्कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क, क्योंकि संविधान सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को मैंडमस की रिट जारी करने की शक्ति देता है, और मैंडमस की रिट जारी करने के संबंध में, यानी परमादेश की रिट जारी करने के संबंध में न्यायपालिका कार्यपालिका को कह सकती है कि आप अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करें। तो गलत कहां है? न्यायपालिका तानाशाह हुई कहां पे? दूसरी जो पोजीशन है, सब 2008 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस होता है, और उस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग, जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे, वे सभी लोग बैठे थे। उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक क्वेश्चन उछाल दिया और कहा कि न्यायपालिका को अपने हद में रहकर कार्य करना चाहिए, हद में अपनी सीमा में रहकर कार्य करना चाहिए। क्लियर? जब उस सम्मेलन में चीफ जस्टिस बालाकृष्णन भी बैठे हैं, और बालाकृष्णन उठते हैं और प्रधानमंत्री का जवाब देते हैं, कहते हैं कि जो लोग मुझे अपने हद में रहकर कार्य करने का सुझाव देते हैं, वे लोग ऐसी परिस्थिति क्यों खड़ा कर देते हैं कि मेरा हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया, और उस जनता ने संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व मुझे दिया है, और अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, संविधान की सुरक्षा नहीं होगी, और जब संविधान की सुरक्षा नहीं होगी, भारत की जनता मुझसे पूछेगी कि जिस संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व मैं तुम्हें दिया था, तुमने क्या किया? मैं क्या जवाब उस सम्मेलन में उपस्थित प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास। ठीक, तो चलिए फिर कल आगे इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा